सब विजुअलाइजेशन के एग्जाम्पल है, मगर उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां रह गई है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये विजुअलाइजेशन के ही एग्जाम्पल है। यही एग्जाम्पल अपने जीवन में ले लीजिए। आपको जो कुछ भी करना है वो सब आप विजुअलाइज करते रहिए। वैसे मेरी लाइफ के 2-3 एग्जाम्पल है। मैं पहले ये बातें समझता नहीं था, फिर जब मैंने मेरे बारे में सोचा कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, उसमें कभी विजुअलाइजेशन का सहारा मिला है या नहीं मिला है, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में मैंने कई बार अनजाने में विजुअलाइजेशन किया था। आप भी देख लीजिए, आप आजकल जो भी है वो आपने पहले कभी विजुअलाइज किया होगा। मान लो आप डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने का विजुअलाइज किया होगा, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर है तो डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का विजुअलाइजेशन किया होगा। जो भी है आपने कभी ना कभी विजुअलाइज किया होगा, तभी आप ये पोजीशन पे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो मेरे जीवन में हुआ था। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे मेरे जीवन में कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था, बस थोड़ा सा पढ़ लेता था, बाकी ऐसे घूमता रहता था। तब मैंने एक पिक्चर देखी थी राजकोट में। पिक्चर का नाम था हिमालय की गोद में। आपने किसने देखी है हिमालय की गोद में? हाँ, हिमालय की गोद में पिक्चर में मनोज कुमार का रोल है, जो डॉक्टर है और वो गांव में प्रैक्टिस करता है और डॉक्टर को बहुत मान पान मिलता है और बहुत सुंदर गांव दिखाया हुआ है और उसकी वाइफ भी बहुत सुंदर थी, माला सिन्हा। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। जब हम 10th में रहते हैं तब हमारी 16 साल की उम्र रहती है, तब हम बहुत सेंसिटिव रहते हैं, जल्दी से लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैं भी मनोज कुमार की लाइफ देख के बहुत इम्प्रेस हो गया था। तो वहीं पे वो सिनेमा हॉल में बैठ के मैंने विजुअलाइज कर लिया था कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा मनोज कुमार जैसा डॉक्टर बनूंगा, विलेज में जाके प्रैक्टिस करूंगा और मुझे इतना ही मान मिलेगा जितना मनोज कुमार को मिल रहा है, और मेरी भी पत्नी माला सिन्हा जैसी होगी। ऐसा मैंने विजुअलाइज कर लिया था। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये विजुअलाइजेशन है और इसकी वजह से हकीकत में ऐसा होगा। ये तो जैसे बचपन में होता है वैसा हो गया था। जैसे ये विजुअलाइजेशन पूरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मुझे अंदर से प्रेरणा का झरना चालू हो गया। पहले मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था, धीरे धीरे मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट शुरू हुआ। मैं 10th स्टैंडर्ड में 50% मार्क मिले, 11th स्टैंडर्ड में 60% मिले, प्री यूनिवर्सिटी में 70% मिले, FY BSc में 75% मिले और मेडिकल कॉलेज में लास्ट एडमिशन मुझे मिला। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के एडमिशन तक के मार्क मुझे मिल गए। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे प्रेरणा देता गया और इतने मार्क दिलवाए जिससे मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँ। मेडिकल कॉलेज में गया, मैं डॉक्टर बन गया। बाद में मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता था और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अहमदाबाद छोड़ के फिर राजकोट जाना पड़ा और राजकोट में मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं था। तो मेरे पिताजी ने पूछा क्या करोगे? मैं बोला गाँव में जाके प्रैक्टिस करूँगा, छोटे गाँव में। कहाँ जाओगे? मैं बोला कोई भी गाँव में जाऊँगा। फिर मैंने ऐसे 2-3 लोगों की सलाह लेके राजकोट से 30 किलोमीटर पे एक गांव में प्रैक्टिस शुरू किया जिसका नाम था फाड़दंग। फाड़दंग करके एक गांव था, वहाँ पे मैंने मेरा क्लिनिक शुरू किया और क्लिनिक इतना अच्छा चलने लगा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आजू बाजू के 30 गांव के पेशेंट मेरे पास आते थे और सब मुझे जीतू भाई बोलते रहते थे और मेरी प्रैक्टिस इतनी चलती थी कि बात ही मत पूछो। मोहन भाई आते थे मुझे मिलने को, उनको मालूम है कि वो कैसी प्रैक्टिस चलती थी। दिन रात पेशेंट आते रहते थे। जैसे मैंने विजुअलाइजेशन में देखा था, जैसा ही मैंने मनोज कुमार का लाइफ देखा था, बिल्कुल वैसा ही लाइफ शुरू हो गया। और वो गांव भी ऐसा था जो हिमालय की गोद में मैंने देखा था। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड मुझे ऐसी जगह पे लेके गया जो मैंने ख्वाब में देखा था, यानी कि विजुअलाइजेशन में देखा था। और ख़ास बात तो यह थी कि तब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी वाइफ का चेहरा बिल्कुल माला सिन्हा जैसा ही था। देखिए, एक ही विजुअलाइजेशन से आप डॉक्टर बन सकते हैं, समाज में मान ले सकते हैं और माला सिन्हा जैसी वाइफ ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप प्लान विजुअलाइजेशन करें, मेरे पास से समझ के टेक्निकली करेक्ट विजुअलाइजेशन करें, तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, मेरी लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब राजकोट में छोटा था तब किसी ने मुझे मर्सिडीज़ के बारे में बहुत बताया था, तो मेरे माइंड में मर्सिडीज़ घुस गई थी। बस मुझे लगता था कि मर्सिडीज़ यानी अल्टीमेट कार, बस एक दिन मर्सिडीज़ का मालिक बनना है। ऐसा जब मैं छोटा बच्चा था तब घुस गया था, बहुत साल पहले की बात है। और उस ज़माने में फियाट और एम्बेसडर का ज़माना था। बस मैं मर्सिडीज़ ढूंढता रहता था, कहाँ मुझे मर्सिडीज़ देखने को मिले। और मैं 11th के वैकेशन में बम्बई गया था। मैं पहली बार बम्बई 11th के वैकेशन में गया था। जैसे ही बम्बई गया, मैं बम्बई की चौपाटी पे चला गया और वहाँ जाके मैं जो मरीन लाइन्स की जो दीवार है वहाँ पे बैठ गया। वहाँ बैठने के मेरे 3 रीज़न थे। मैंने समुंदर कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं समुंदर के किनारे पे बैठा हूँ। दूसरा, इतनी सारी गाड़ियाँ मैंने कभी देखी नहीं थी। राजकोट में इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं थी, खास करके इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और ख़ास करके मर्सिडीज़। मुझे मर्सिडीज़ देखने का बड़ा शौक़ था। तीसरा, फिल्म स्टार देखने का बड़ा शौक़ था। 10th 11th में तो फिल्म स्टार का कितना अट्रैक्शन रहता है।
वो टाइम के हमारे ज़माने के फिल्म स्टार थे, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, देवानंद, ये सब। तो मुझे लगता था कहीं देवानंद मिल जाए, कहीं राज कपूर मिल जाए। तो हर गाड़ी के अंदर मैं ऐसा देखता रहता था, राज कपूर तो नहीं जा रहा, देवानंद तो नहीं जा रहा, ऐसा वहाँ पे चौपाटी पे। ऐसा मैंने पूरा दिन बिताया। और जब वहाँ से मर्सिडीज़ निकलती थी तब मेरी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती थी। जैसे आपने देखा ना, हाय रे मर्सिडीज़, कैसे नसीब वाले लोग हैं जो मर्सिडीज़ लेके घूमते हैं। मेरे माइंड में ये विजुअलाइजेशन चला गया मर्सिडीज़ का, मैं भूल भी गया। ये बात है 1965 की। तब मैंने ये एक बार विजुअलाइजेशन किया था, फिर भूल गया था। उसके बाद की बात है कि मैं इंटर साइंस किया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, MBBS बना, फिर बम्बई आया। बम्बई आके मैंने MD किया। MD करने के बाद मैंने सऊदी अरेबिया में नौकरी ली। सऊदी अरेबिया गया, वो भी एक किस्सा ऐसा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड का एग्जांपल है। मगर सऊदी जाने का मेरा मेन अट्रैक्शन मर्सिडीज़ था, क्योंकि इंडिया में तो मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। बम्बई में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेन और बस में घूमता रहता था। मर्सिडीज़ का मेरा सपना था, तो सोचा चलो सऊदी चला जाए। सऊदी अरेबिया में गया और मेरे पहला ही हफ्ते का फर्स्ट वीकेंड के ऊपर मेरा एक नया दोस्त बना था, सतीश शर्मा करके, दिल्ली का था। उसको मैंने बताया कि चलना यार, आज छुट्टी का दिन है तो गाड़ी का मार्केट देखने को जाए। तो बोले क्यों मार्केट देखना है? बोला नहीं, ऐसे ही मुझे लगता है कि गाड़ियाँ देखने जाए तो मज़ा आएगा, और मुझे देखना है कि यहाँ कौन सी गाड़ी कौन से भाव में मिलती है। तो मेरे साथ आया। गाड़ी का जो बाज़ार रहता है सऊदी अरेबिया में, उसको हराज बोलते हैं अरबिक में। तो हम हराज में चले गए। गाड़ी की मार्केट में हम घूम रहे थे और एक गाड़ी के पास जाके मैं ऐसा ही रुक गया, स्टैच्यू बन गया, और बोलता हूँ सतीश यार क्या गाड़ी है, देख तो सही। वो कौन सी गाड़ी थी मालूम है? मर्सिडीज़ थी। मर्सिडीज़ देख के मैं एकदम फ्रीज हो गया, एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत बड़ी मर्सिडीज़ थी, वेरी गुड क्रीम कलर की। तो वो मेरा एक्साइटमेंट देख के बोलता है तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? मैं बोला बिल्कुल, ये तो मेरी ड्रीम कार है, कब मिलेगी मालूम नहीं। बहुत पसंद है? मैं बोला हाँ बहुत पसंद है। तो बोले खरीद ले। मैं बोला कैसे खरीदूँ, अभी तो मेरा 3 दिन हुआ सऊदी अरेबिया में आए, मेरे पास कब पगार आएगा, कब इतना पैसा जमा करूँगा और कब मेरी मर्सिडीज़ आएगी। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम खरीद ले। मैं बोला तुम मजाक कर रहा है, कोई मर्सिडीज़ खरीदने के लिए थोड़ा पैसा देता है उधर। नहीं, बोले मैं देने को तैयार हूँ। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, चलो मजाक को पकड़ लेते। मैं बोला पूछ उसको कितने की है। तो उसने उससे बात किया तो 18,000 रियाल उसकी कीमत थी, और मेरा सैलरी वो टाइम पे 6,000 रियाल पर मंथ था। मैंने माइंड में कैलकुलेट किया, माय गॉड 3 महीने के सैलरी में मर्सिडीज़। मैं बोला जल्दी से तुम हाँ बोल दे उसको। उसने उससे डिस्कशन किया, मुझे अरबिक नहीं मालूम थी, उसको अरबिक मालूम थी। तो उसने डिस्कशन किया और उसको 500 रुपया दे के उसने मर्सिडीज़ बुक किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके अपने बैंक से उसने ला के पैसे दिए बाकी के, और मर्सिडीज़ खरीद के मेरे हाथ में चाबी दी। डॉक्टर अडिया ये तुम्हारी मर्सिडीज़। मेरे जीवन की पहली कार मर्सिडीज़ थी, जो मैंने 6 साल तक यूज़ की, 1 लाख किलोमीटर चलाई। ख़ास बात यह है कि मेरी पहली जीवन की मर्सिडीज़ कार मैंने उधार पैसे से खरीदी थी। सऊदी अरेबिया में आए 3 दिन हुए थे और मैं मर्सिडीज़ का मालिक बन गया था। टॉक ऑफ द टाउन था। दैट वॉज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। जब मैंने उसको फ्लैशबैक में देखा तब मालूम पड़ा कि ये मेरा विजुअलाइजेशन जो मैंने 20 साल पहले 1965 में बम्बई की चौपाटी पे किया था, उसका रिजल्ट मुझे 20 साल के बाद मिला। ऐसे मेरे जीवन में कितने सारे किस्से हैं जो बताते हैं कि ये हमारे विजुअलाइजेशन का परिणाम है। आप भी कभी बैठ के सोचिए, आपने जो भी जीवन में पाया है वो सब विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है। देखिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए अगर आपको मर्सिडीज़ खरीदनी है तो अभी तो मैंने अच्छी हाई फाई टेक्निक ढूंढ निकाली है। हमारे ये पोस्टर्स है, इसमें तारीख लिख दीजिए कौन सी तारीख को आपको चाहिए ये, और आपके घर की दीवार पे लगा दीजिए, और रात को सोने के पहले इसको देख लीजिए और इसको देखते देखते सो जाइए, और उठ के फिर से इसको देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर उठ के आपका दिन की शुरुआत करिए। गारंटी है कि आपकी मर्सिडीज़ या जो भी ड्रीम कार है आ जाएगी। अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रदीप ठक्कर करके एक भाई है, इंजीनियर है। उसने 6 महीने में अपनी ड्रीम कार खरीदी थी। उसकी 32 कार ड्रीम कार थी। उसने 1 साल का गोल रखा था, उसके 6 महीने में आ गई। ये साइंटिफिक तरीका है, हमको जो कुछ भी चाहिए उसको अपने तरफ खींचने का। ये मर्सिडीज़ का पोस्टर है। ऐसा एक और पोस्टर बनाया है, आपकी इनकम बढ़ानी है तो क्या करने का, ये ब्लैंक चेक मिलता है पोस्टर के रूप में। उसमें आपको तारीख लिखनी है, कौन से साल में कौन सी इनकम चाहिए, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, और हर मंथ कितनी इनकम चाहिए। जैसे मैंने बोला, मेरा एक फ्रेंड है जनक पारेख, उसने 30 लाख इनकम लिखी है, LIC का एजेंट है, रिन्यूअल, और यहाँ पे वर्ड में लिखा है 30 लाख, और भगवान का तथास्तु चलता रहता है। ये चेक का पोस्टर लेके बैंक में मत जाइए, अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में लगा दीजिए, और डेली रात को सोते सोते इसको देखते रहिए। सुबह उठ के फिर इसको देख लीजिए।
आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा स्टिमुलेट हो जाएगा कि आपके जीवन में उतनी इनकम शुरू हो जाएगी। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है, मैं आपको कितने एग्जांपल दे सकता हूँ कि यही टेक्निक से उनकी इनकम बढ़ने लगी और जो उन्होंने लिखी थी वही होने लगी। मेरा नाम भद्रेश चौहान, मैं वापी से हूँ। मैं पेशे से बेसिकली बीकॉम एलएलबी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया और पिछले 8 साल से मैं एक्साइज कस्टम्स कंसल्टिंग का बिजनेस कर रहा था। लेकिन आज से 1.5 साल पहले मैंने डॉक्टर जितेंद्र अड़िया साहब का प्रोग्राम अटेंड किया और वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अपने अंदर की शक्तियों को जान लिया और उस शक्ति का उपयोग किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर मैंने अपने सारे सपनों को विजुलाइज किया और एक के बाद अलग अलग सपनों को विजुलाइज करता गया। आज इस अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने आई, आरएमपी अपॉर्चुनिटी जो 1.5 साल पहले मेरे सामने आई, और उसकी वजह से ये नतीजा हुआ कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये बिजनेस के माध्यम से और विजुअलाइजेशन के माध्यम से आज मैंने अपना खुद का बंगलो परचेस कर लिया है, अपनी खुद की मर्सिडीज बेंज कार परचेस कर ली है और सबकॉन्शियस माइंड के विजुअलाइजेशन की वजह से आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये इतिहास बनाया है कि सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड रिकग्निशन लेवल हासिल किया है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर 1 साल के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है कि फास्टेस्ट डायमंड और फास्टेस्ट करोड़पति इन द वर्ल्ड। और ये सारा सब कुछ हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के विजुअलाइजेशन की वजह से और डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से। और ये हमारा सपना है कि आज के बाद इस सबकॉन्शियस माइंड को मैंने ये कमांड दिया है, ये विजुअलाइज किया है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं अपने साथ में जो लीडर्स आए हैं उनको उनमें से 100 करोड़पति यानी डायमंड एग्जीक्यूटिव्स मैं तैयार करके रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मेरा भी वही एग्जाम्पल है, मैंने भी जितनी लिखी थी उतनी इनकम मेरी आज है। मैं ये नहीं बताऊंगा कितनी इनकम है। गिव ऑटो सजेशंस टू योर सेल्फ। ये ऑटो सजेशन, स्वच्छ सूचन यानी क्या, बार बार अपने अर्ध जागृत मन को एक ही बात कहते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, वो जब अपनी प्रैक्टिस करते थे तब एवरी पंच के साथ वो बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। वैसे ही अपने आप को ऑटो सजेशन देना है। ये हमारी जो मन की प्रार्थना किताब है, मन का महामंत्र जो किताब है और सीडी है, वो ऑटो सजेशन के सिद्धांत पे काम करती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज़ बार बार बताई जाए वो जीवन में हकीकत बन जाती है। आपने लगान फिल्म देखी होगी। लगान फिल्म में जो क्रिकेट की दोनों टीमें थी उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये टीम अंग्रेज़ों के सामने जीतेगी, मगर कैसे जीती। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया गया है। उसका वो गाना, सबसे फेमस गाना कौन सा गाना है? बार बार हो उनकी हार हो हमारी जीत हो। ये गाना क्या है? ऑटो सजेशन है। आमिर खान सबको बार बार यही गाना गाने के लिए फोर्स करता था क्योंकि ये ऑटो सजेशन का काम किया और उसके वजह से ये जो हमारी हिंदुस्तान की वीक टीम थी उन्होंने अंग्रेज के सामने टक्कर ली और जीत गए। ये ऑटो सजेशन का एग्जाम्पल है। यूज मैक्सिमम कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट यानी उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक यानी हमारे काम को तेज़ी से बढ़ाए और हमें जल्दी से रिजल्ट दे। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, रसायन शास्त्र का वर्ड है। उसमें कहा जाता है कि उद्दीपक यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस को फास्ट बनाता है विदाउट टेकिंग डायरेक्ट पार्ट इनटू इट, उसको उद्दीपक बोलते हैं। हमारे अर्ध जागृत मन में ऐसे उद्दीपक है। कौन से उद्दीपक है जो हमारे रिजल्ट को जल्दी हमें दिला सकता है? पहला उद्दीपक है उपवास, फास्टिंग। देखिए हर धर्म के अंदर उपवास की बात की गई है। उपवास कैसे काम करता है ये समझ लीजिए, बायोलॉजिकली कैसे काम करता है। हमारे शरीर का एक सिद्धांत है कि शरीर के जो भी हिस्से में ज़्यादा काम होता है वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन ब्लड से आता है, यानी कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। मान लो हम पूरा दिन खाते रहे तो क्या होगा? हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा हार्ट उसको ज़्यादा ब्लड भेजेगा। और उसके पीछे हमारा अर्ध जागृत मन का जो केंद्र है सोलर प्लेक्सस, उसको कम ब्लड मिलेगा क्योंकि जिसकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहती है वहाँ पे ये
ब्लड भेजता है, इससे हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, डाइवर्ट हो जाता है। उससे उल्टा सोचिए कि मान लो आपने उपवास रखा है, आपके पेट में कुछ भी नहीं है, तो आपको कम ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, ये शांत बैठा है, इसको कम ब्लड की ज़रूरत है, तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, जहाँ पे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है वहाँ पे भेज देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा ब्लड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कम ज़रूरत है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो भगवान के करीब रहते हैं। भगवान के करीब यानी सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट करते हैं। ऐसे ही यह उपवास हमारे शरीर में काम करता है। उसके बाद है मौन। देखिए, आप कोई भी महान आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, आत्मकथा पढ़ोगे, तब आपको एक बात जरूर महसूस होगी कि ये लोग मौन रखते थे। मौन रखने से क्या फ़ायदा होता है, जब हम मौन बैठते हैं और जागृत रहते हैं तो हमारे अर्ध जागृत मन ने हमारे लिए जो अवसर खड़े किए, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, वो अपॉर्चुनिटी हमें सिग्नल के द्वारा दिखाएगी। अगर हम मौन नहीं बैठेंगे तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं पड़ेगी, और अगर अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं पड़ी, अवसर मालूम नहीं पड़े, तो क्या होगा, हम ये चूक जाएंगे और हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें मौन बैठना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर मौन बैठते हैं? 1-2 लोग हैं, वेरी गुड। 3-4 लोग हैं, वेरी गुड। बाकी लोग क्यों नहीं बैठते? 2 ही रीज़न हो सकता है। एक तो आपको मालूम नहीं है मौन बैठने का क्या फ़ायदा है, दूसरी बात यह है कि आप बहुत बिजी है इसलिए नहीं बैठते। तो फिर मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ, अगर आप बिजी है और नहीं बैठते तो आप जब ट्रैवलिंग करते हैं बस में या ट्रेन में, तब तो आपके पास कुछ काम करने का नहीं रहता है, तब मौन बैठिए। मगर हम लोग तब भी मौन नहीं बैठते हैं जैसे ही ट्रेन और बस में बैठे, बाजू वाले से हमारी दोस्ती शुरू हो जाती है। आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपकी कितनी बीबी है, कितने बच्चे हैं, अननेसेसरी बातें करते रहते हैं। इससे कुछ फ़ायदा होता है? उससे अच्छा है कि वो टाइम पे चुप रहिए। मैं तो जब ट्रैवलिंग करता हूँ तब बिल्कुल मौन बैठा रहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वही टाइम है जब हम ये फ़ायदा कर सकते हैं। ये फ़ायदा है हमारे मौन का। इसीलिए सब धर्म के अंदर मौन के बारे में लिखा गया है, मगर इससे कैसे मैकेनिज्म होती है ये कहीं पे नहीं समझाया गया है। ध्यान, मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं उनका अल्फा के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है। वो बहुत इजीली अल्फा में चले जाते हैं, बहुत सरलता से अल्फा में चले जाते हैं। इसीलिए हमें यह उद्दीपक का काम करता है, हमें बहुत सरल हो जाता है अल्फा में जाने का। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, ये पॉजिटिव थिंकिंग हमें कैसे मदद करता है? अगर हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे तो हमारा ये अर्ध जागृत मन हमेशा पॉजिटिव दिशा में ही काम करेगा। आपको बड़ा पॉजिटिव काम करना है तो इजी हो जाएगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो क्या होगा कि आपका मन नकारात्मक कामों के पीछे लग जाएगा, और फिर आपको जब बड़ा हकारात्मक काम करना है तब क्या होगा, उसको उल्टा घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। प्रार्थना, हर धर्म के अंदर प्रार्थना की बात लिखी गई है। प्रार्थना हमारा उद्दीपक का काम करता है। प्रार्थना के 3 लेवल रहते हैं। पहला लेवल, जब हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना की ताकत इस्तेमाल करते हैं, वो फर्स्ट लेवल है। दूसरा लेवल, जब हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए प्रेयर करते हैं, उसको सेकंड लेवल की प्रेयर बोलते हैं, तब हमारी प्रार्थना की ताकत 2 गुनी बढ़ जाती है। तीसरा लेवल, जब हम कोई अनजान आदमी के लिए प्रेयर करते हैं जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, तब हमारी प्रार्थना की ताकत 3 गुनी हो जाती है। यह थर्ड लेवल की प्रेयर है। अगर हमें प्रार्थना की ताकत बढ़ानी है तो हमें हमेशा प्रैक्टिस थर्ड लेवल पे करनी चाहिए। एवरीडे मॉर्निंग उठ के, रोज़ सुबह उठ के हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए अनजान है, और भगवान को उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी प्रार्थना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हम फर्स्ट और सेकंड लेवल पे भी अच्छी तरह से रिजल्ट पा सके। ये बात मैंने अमेरिका के एक चर्च के लेक्चर में की थी। सीनियर सिटीजन का ग्रुप था जहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम था। उनको इतनी पसंद आ गई, उन्होंने चर्च के मैगज़ीन में मेरे नाम से छपवाया और मुझे मैगज़ीन की कॉपी भेज दी कि इंडिया से डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने आके प्रार्थना के बारे में ये बात की थी जो आप सबको जानना जरूरी है। ऐसा करके चर्च के मैगज़ीन में भी उन्होंने छपवाया था। अल्फ़ा म्यूज़िक, अल्फ़ा म्यूज़िक यानी ऐसा म्यूज़िक जो हमारे मन को शांत करे। ये अल्फ़ा म्यूज़िक उद्दीपक का काम करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में अल्फ़ा म्यूज़िक चलता रहेगा तो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी आप अल्फ़ा के करीब रहेंगे। और जितना आप अल्फ़ा लेवल के करीब रह के काम करोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, और वैसे आपको
ये फ़ायदा करेगा उद्दीपक का। इसीलिए मैक्सिमम ये अल्फ़ा म्यूज़िक का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली जब विद्यार्थी पढ़ता है तब भी ये अल्फ़ा म्यूज़िक बैकग्राउंड में ये सुनते रहेंगे, तब उनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी, वो जो भी पढ़ेगा वो उनको याद रहेगा। ये है हमारे उद्दीपक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टेप नंबर 8। आपने पहले 7 स्टेप कर लिए, बाद में आपको क्या करना है? परिणाम की प्रतीक्षा करनी है। आपको उतावले नहीं होना है। अगर आप उतावले हो गए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गीता में भी लिखा है कि समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल वही बात है। आपने ज़मीन को खेड़ी है, उसमें बीज डाले हैं, आपने खाद डाला है, आप हमेशा पानी पिलाते हैं, फिर मिट्टी खोद के देखते नहीं है क्या हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इतना किया है हमने तो उसमें से पौधा निकलेगा ही। वैसा ही है, आपको 8वां स्टेप जरूर करना है, परिणाम की प्रतीक्षा करना है। ये हमारे 8 स्टेप है प्रोग्रामिंग के। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, आपका गोल डिसाइड कर लेना है और अल्फ़ा लेवल पे बैठ के आपको ये गोल का विजुअलाइजेशन करना है, मनोचित्रण करना है। अब देखिए ये गोल को कैसे प्राप्त करना है, ये प्रोसेस क्या है। ये जो है कॉन्शियस माइंड है, रेड में है, और नीचे जो है सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है। दोनों के बीच में एक लेवल है जिसको हम अल्फ़ा लेवल बोलते हैं। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का लेवल है। अब हमें अचीवमेंट के पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें जीवन में क्या अचीवमेंट करना है, यानी कि हमें गोल सेट करना है। गोल सेट करने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड के सब पावर को इस्तेमाल करना है। थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, IQ, ये सबको इस्तेमाल करके हम डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। एक बार हमने गोल सेट कर लिया, बाद में हमें उसको सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजना है, और भेजने के लिए जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। मगर अल्फ़ा लेवल में जाके अगर आप विजुअलाइज करोगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार सबकॉन्शियस माइंड के पास ये गोल आ गया, फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसके जितने भी पावर है उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। सबसे पहले वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर देगा, जो भी आपने चित्र दिखाए हैं, जो विजुअलाइज किया है उसको स्टोर करेगा। उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू करेगा। प्लानिंग हो जाने के बाद आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसको चेंज करेगा, कंट्रोल करेगा, आपको तंदुरुस्ती देगा। आपको जितनी शक्ति की ज़रूरत है अंदर से ये शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपके लिए अवसर खड़े करेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। इतना होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देगा कि तुम्हारे लिए अभी पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, अब तुम काम करो। और उसकी जो लैंग्वेज है, ड्रीम, हंचेस, फ्लैशेस एंड इंट्यूशन, ये 4 में से कोई भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, एक भाषा का इस्तेमाल करके अर्ध जागृत मन आपको सिग्नल देगा। ये सिग्नल हमें ले लेना है, ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहचानना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। ये स्मार्ट वर्क के लिए पूरा का पूरा साइकिल है। फिर से बोलता हूँ, गोल हमें सेट करना है और पूरी प्रोसेस में से पास होकर उसको अचीव करना है। ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कॉन्शियस माइंड को भी इस्तेमाल करना है, सबकॉन्शियस माइंड को भी इस्तेमाल करना है, और दोनों के एक्सचेंज है उसमें अल्फ़ा लेवल बहुत ज़रूरी है। हम जब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के पास जाए तब अल्फ़ा लेवल ज़रूरी है, और सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ कहेगा, सिग्नल देगा, तब भी अल्फ़ा लेवल उतना ही ज़रूरी है। ये रहा हमारा प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। और भी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कोई भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे अर्ध जागृत मन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत रहती है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बर्निंग डिज़ायर, तीव्र इच्छा। जैसे डूबते हुए आदमी को सांस लेने की कैसी इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है, बिल्कुल वैसी इच्छा आपके गोल के लिए। कम व्हाट में आई एम गोइंग टू गेट इट, कुछ भी हिसाब से मैं ये पाके रहूँगा। अगर आपको बर्निंग डिज़ायर का बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजल की एक्टिंग देख लीजिए, जिसको बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। जंजीर पिक्चर में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग देख लीजिए। शोले पिक्चर में संजीव कुमार की एक्टिंग देख लीजिए, उनके गोल अचीव करने की। गब्बर को पाने की जो एक्टिंग है उनकी, संजीव कुमार की, दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग। आपको ऐसी बर्निंग डिज़ायर उत्पन्न करनी है। जैसे कंप्यूटर को बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बिना बिजली का कंप्यूटर नहीं चलता है, वैसे ही हमारे ये अर्ध जागृत मन को भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और ये बिजली का नाम है विश्वास। सब धर्म के अंदर विश्वास की बात की गई है। विश्वास है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए बिजली का काम करता है।
कंप्यूटर में जैसे वायरस चला गया और कंप्यूटर खराब हो जाता है, वैसे ही हमारे अर्ध जागृत मन में आशंका यानी कि डाउट नाम का वायरस चला गया तो आपका कंप्यूटर बिगड़ जाएगा। कभी भी अपने अर्ध जागृत मन के ऊपर डाउट मत कीजिए कि मेरे से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे सब कुछ होगा अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो। और भी 2 शर्तें हैं हमारे अर्ध जागृत मन के लिए, ये शर्तें भी पालना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि सबको बिन शर्ती माफ़ी दे दीजिए। देखिए, जीवन में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबको माफ़ करना, सबसे माफ़ी मांगना। वैसे सबको माफ़ी देने से फ़ायदा किसको होता है? हमें होता है या सामने वाले को? हमें होता है। कैसे फ़ायदा होता है? हमें क्या फ़ायदा होगा? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो ये दुश्मन हमारे मन में बैठे रहेंगे, और जब ये दुश्मन हमें सामने मिलेगा या दुश्मन की जब याद आएगी तब हमारे शरीर में एक्साइटमेंट आएगा, टेंशन आएगा, हाई वोल्टेज बन जाएगा। और ये हाई वोल्टेज का जो टेंशन हमारे शरीर में है वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, बीमारियां करता है, हमारे शरीर को वीक करता है, हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को करप्ट कर देता है। इसीलिए हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा हमारे शरीर में बिजली का तूफान होता है, अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो दुश्मन को देख के। ये बिजली के तूफान से बचने के लिए हमें सबको माफ़ कर देना ज़रूरी है। कैसे माफ़ करेंगे? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें अल्फ़ा लेवल पे बैठना है, रिलैक्सेशन में बैठना है, और जो भी हमारे दुश्मन है उनका चेहरा हमें आँख के पर्दे पे लाना है और एक एक का चेहरा सामने लाके ये सेंटेंस बोलना है, मैं आपको अपने अयोग्य व्यवहार के लिए दिल से बिना शर्त क्षमा करता हूँ और हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको बहुत ही समृद्धि, सुख और तंदुरुस्ती बख्श दे। ये सेंटेंस तब तक बोलते रहना है जब तक ये आदमी का चेहरा अपने आँख के सामने से चला नहीं जाए। अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। जब आपकी माफ़ी पूरी हो जाएगी अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आपने दूसरे को माफ़ किया है या नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए क्या टेस्ट है? उसके लिए एक टेस्ट है, जब भी आपको वो दुश्मन की याद आए या दुश्मन आपके सामने आए तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। मान लो आपको दुश्मन की याद आने से आप तंग हो जाते हैं, सामने दिखने से साला मेरे सामने क्यों आया, ऐसा अगर फील होता है तो समझ लीजिए कि आपने माफ़ नहीं किया है। फिर से ज़रूरत है ये प्रोसेस करने की। अगर वो दुश्मन आपको सामने मिले तब आप टोटली रिलैक्स है, आपके माइंड में गॉड ब्लेस यू ऐसा फीलिंग्स है, तो समझ लीजिए आपने उसको माफ़ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, देखते रहिए, नहीं तो आपको लगेगा आपने माफ़ किया है मगर एक्चुअली अंदर से माफ़ नहीं हुआ होगा। और एक शर्त है, सबको बिन शर्ती प्रेम दीजिए। सबको बिन शर्ती प्रेम तब दे सकते हैं अगर आपने सबको बिन शर्ती माफ़ी दी है, नहीं तो नहीं दे सकते। यानी कि पहले हमें सबको बिन शर्ती माफ़ी देना है और उसके बाद सबको बिन शर्ती प्रेम देना है। ये देखना है कि अर्ध जागृत मन का प्रोग्रामिंग हम किस उम्र से कर सकते हैं। कोई भी उम्र से कर सकते हैं, उसके उम्र का कोई बात ही नहीं है। बच्चा माँ के पेट में आने से पहले प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठ के, पति और पत्नी साथ में बैठ के जैसा बच्चा चाहिए, जैसा बालक चाहिए वैसा विजुलाइज करे, उसकी कल्पना करे अल्फा लेवल पे जाके, तो बिल्कुल वैसा ही बच्चा उनके घर में पैदा होता है। कृष्ण भगवान का प्रोग्रामिंग ऐसे ही हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उनके बहुत साल पहले तय हो चुका था कि देवकी का 8वां संतान कृष्ण भगवान बन के आ रहा है और मामा कंस के लिए वो भारी है। अमेरिका में एक टाइगर वुड करके एक गोल्फ का प्लेयर है, आपको शायद मालूम होगा। उनका प्रोग्रामिंग उनके पैदा होने के 4 साल पहले हो चुका था। उनके पिताजी और माताजी ने डिसाइड किया था कि हमारा अगला संतान दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ प्लेयर बनेगा, और वो दोनों विजुलाइज करते थे और उसके बाद वैसे बेटा हुआ उनको जो वर्ल्ड का बेस्ट गोल्फ प्लेयर बना। ये मैंने अमेरिका में रेडियो प्रोग्राम में सुना था। वैसे मैं आपको एक ताज़ा एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी के सामने एक SGVP करके स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठान की एक बहुत बड़ी स्कूल है, आपने देखी होगी शायद। उसके प्रिंसिपल है जिनका नाम है श्रीधर डिसोलवा। 4 साल पहले उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था राजकोट के अंदर। तब मैंने यह बात बताई थी कि हस्बैंड और वाइफ जैसा चाहे ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। प्री प्रोग्राम चाइल्ड, उनको ये बात पसंद आ गई। वही टाइम पे उनकी शादी हुई थी। हस्बैंड और वाइफ ने बैठ के डिसाइड किया कि उनको पहले क्या चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो दोनों ने डिसाइड किया कि लड़की चाहिए, और दोनों ने ये भी डिसाइड किया कि लड़की दिखने में कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, IQ कैसा होगा, EQ कैसा होगा, सब कुछ उन्होंने पेपर पे लिख दिया। और दोनों अल्फा में जाके विजुलाइज करते थे कि उनके घर में एक लड़की खेल रही है जो उनकी पसंद की है, ऐसा विजुलाइज करना उन्होंने चालू किया। उनको पहले लड़की हुई और जैसी उन्होंने विजुलाइज की थी वैसी हुई।
2 साल के बाद फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमें लड़का चाहिए। उन्होंने उसका स्केच बनाया, उसके बारे में डिसाइड किया, डिस्कस किया। फिर से दोनों हस्बैंड और वाइफ अल्फा में जाके विजुलाइज करते थे। उसके बाद उनके घर में लड़का हुआ जो बिल्कुल उन्होंने विजुलाइज किया था और डिसाइड किया था। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रोग्राम चाइल्ड। आपको ये बात कंफर्म करनी, कोई किराए के मकान में रहने को जाता है और खाली नहीं करता है, वो आध्यात्मिक नहीं है। सोसाइटी की सब सर्विसेज यूज़ करता है मगर मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरता है, वो आध्यात्मिक नहीं है। जो व्यवहार में अनीति का आचरण करता है वो भी आध्यात्मिक नहीं है। आप सच्चे हिसाब से आध्यात्मिक बनिए। हम धार्मिक तो बन चुके हैं मगर हम प्रामाणिक नहीं बन सके, हम आध्यात्मिक नहीं बन सके। जिस दिन हमारा देश ऐसा आध्यात्मिक बनेगा, हर इंसान जब ऐसा आध्यात्मिक बनेगा तभी हमारा देश प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं तो हमेशा हमारी प्रोग्रेस पीछे के नंबर में गिनी जाएगी। जब भी ये फिगर्स आते हैं कि हमारा देश की प्रगति कहाँ तक है तो लास्ट 10 में हमारा नंबर आता है, फर्स्ट 10 में नहीं आता है। ये देखिए मैंने पोस्टर बनाया हुआ है, IQ, EQ, SQ तीनों का इम्पोर्टेंस क्या है। IQ बहुत छोटा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला EQ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SQ। क्रिएटिव थिंकिंग, सर्जन शक्ति। हमारे सबके अंदर सर्जन शक्ति हुई है और ये सर्जन करने के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहिए। पंडित रविशंकर, वॉल्ट डिज्नी, लियोनार्डो डी विंसी, ये सब लोग ऐसे थे जिन्होंने सर्जन किया और ये सर्जन करने के लिए उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग किया था। और ये क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अर्ध जागृत मन से होता है। वैसे 2 टाइप का थिंकिंग रहता है। एक ऑर्डिनरी थिंकिंग, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पिज़्ज़ा कैसे बनता है, डोसा कहाँ अच्छा मिलता है, सेल कहाँ लगा है, ये जो थिंकिंग है ऑर्डिनरी थिंकिंग है। और ये थिंकिंग ऐसा है जो सर्जन करने में हमें मदद करे। ये क्रिएटिव थिंकिंग सबकॉन्शियस माइंड से होता है, ऑर्डिनरी थिंकिंग कॉन्शियस माइंड से होता है। स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का झरना। ये जो मेरी किताब है 4 लैंग्वेज में है, इसका नाम मैंने प्रेरणा का झरना क्यों रखा? इसलिए रखा कि हमें आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। और हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा बाहर से मिलेगी, मगर हमें कहीं बाहर से प्रेरणा नहीं मिलती है। बाहर कहीं प्रेरणा है कसौटी जिंदगी के में। एक्चुअली प्रेरणा का झरना हमारे खुद के अंदर ही है, सिर्फ हमें उसको ढूंढना है और उसको निकालना है। अगर आप ये प्रेरणा का झरना एक बार ढूंढ लोगे और उसको चालू कर दोगे तो मान लीजिए कि आपका प्रेरणा का झरना शुरू हो जाएगा और आप जीवन में जो करना चाहोगे वो सब कुछ कर पाओगे अगर आप इसको शुरू कर सके तो। इसीलिए मैंने ये किताब का नाम प्रेरणा का झरना रखा है। ये किताब 4 लैंग्वेज में आजकल मिल रही है, और भी लैंग्वेज में आ रही है, मराठी में आ रही है, पंजाबी में आ रही है, स्पेनिश में आ रही है, और हो सकता है कि दुनिया की हर लैंग्वेज में आएगी। शक्ति का जनरेटर, हमारा जो ये शरीर चलता रहता है उसके लिए हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और मेडिकल साइंस ऐसा बोलता है कि ये शक्ति हमें खुराक से मिलती है। अगर हमने खाना खाना बंद कर दिया तो हम मर जाएंगे। मेडिकल साइंस बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हम बिना खाने का रह सकते हैं, मगर ये बात गलत साबित हुई है। अहमदाबाद में एक इंसान, एक जैन सज्जन ने 411 दिन, हीरा माणिक ने 411 दिन उपवास करके ये साबित कर दिया कि बाहर से खाना खाए बिना भी हम जी सकते हैं। तो उनके शरीर को चलाने के लिए शक्ति उनको कहाँ से मिली? ये जनरेटर से मिली जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। अभी अंबाजी के जो गब्बर पर्वत है उसमें एक माताजी करके एक प्रहलाद भाई जानी रहते हैं, जिन्होंने 65 ईयर्स से 65 वर्ष से कुछ भी खाना नहीं खाया। आप सोच लीजिए कि आदमी कैसे जी सकता है। और लोगों को लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अहमदाबाद के डॉक्टरों ने उनको चैलेंज किया। 10 दिन तक खुद को उसने डॉक्टरों की पैनल के हवाले कर दिया, साल हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया, और 10 दिन तक डॉक्टरों ने उनके ऊपर जितने करने थे एक्सपेरिमेंट कर लिए, उनका मॉनिटरिंग कर लिया, और 10 दिन के बाद सब डॉक्टर ने बताया कि ये आदमी सही है। 65 साल से उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया है। रवीना बेन, इसका मतलब यह है कि ये आदमी सही है और हमारे अंदर ये शक्ति का जनरेटर है और ये हमें हमेशा शक्ति देता रहता है। मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर चुंबकीय शक्ति है, जो चाहे उसको खींच सकते हैं। एक मैग्नेट है, आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए वो आप उसको खींच सकते हैं, मगर उसको कैसे खींचोगे? ये मैग्नेट को चार्ज करना पड़ता है। और उसको कैसे चार्ज करोगे? सबरी ने जो आइडिया यूज़ किया था राम को अपने तरफ खींचने का, सबरी और राम एक दूसरे के रिलेशन में नहीं लगते थे या नहीं?
नहीं, सबरी सोनिया गांधी जैसी कोई पावरफुल लेडी नहीं थी कि राम को उसके घर पे आना पड़े। फिर सबरी के घर में राम क्यों गए? सबरी ने ऐसी टेक्निक का यूज़ किया कि राम के पास कोई चारा ही नहीं था, उनको जाना ही पड़ा, जिसको मैं सबरी टेक्निक बोलता हूँ। कौन सी टेक्निक का यूज़ किया? 24 घंटा तक बस राम का ही नाम, राम मेरे घर पे है, राम मेरे घर पे है, और कोई बात ही नहीं। यानी कि आप अपना कैमरा जिसके ऊपर फोकस करोगे वो आपके तरफ खींच के आएगा। यानी कि जो जीवन में इम्पोर्टेंट है उसके ही बारे में सोचते रहिए, उसकी बातें करते रहिए और उसको पाने के लिए इच्छा उत्पन्न करते जाइए। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो कैसे करने का? सबरी टेक्निक में क्या करने का? पैसा पैसा पैसा, 24 घंटा पैसे की बातें करते रहिए और पैसे को कमाने के लिए काम करते रहिए। पावर चाहिए तो पावर 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 पावर, और मन की शांति चाहिए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिसके बारे में 24 घंटा आप सोचते रहोगे, बातें करते रहोगे, उसके लिए इच्छा करते रहोगे, वो आपके तरफ खींच के आएगा, जिसको बोलते हैं सबरी टेक्निक। आपको जो चाहिए वो खींच सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही। यह है हमारे अर्ध जागृत मन के पावर्स, डिवाइन पावर, यानी कि देवी शक्तियाँ। हमारे पास दोनों शक्तियाँ हैं, मानवीय शक्तियाँ और देवी शक्ति। आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महावीर, श्री बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, जलाराम बापा, गांधी जी, मदर टेरेसा, संत ज्ञानेश्वर, ये सब इस दुनिया में आए थे तब इंसान बन के आए थे। जब यहाँ से गए तब महामानव, संत, मैसेंजर, भगवान ऐसा बन के गए। तो इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो आए थे तब इंसान थे और यहाँ से जब गए तो कुछ और बन के गए, महामानव बन के गए या कुछ और बन के गए? उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने अपनी देवी शक्तियों को पहचाना, उसका विकास किया और ये शक्तियों को इस्तेमाल उसने ऐसी तरह किया ताकि पूरे समाज का भला हो। जब उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे समाज का भला किया, उसके दुख दर्द दूर किए, तो हम लोगों ने उनको भगवान बना दिया या भगवान मानना शुरू किया। वही शक्ति आप सबके अंदर है, सिर्फ आपने वो शक्ति को पहचानी नहीं है और अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। आप जब ये शक्ति को पहचान लेंगे तब आप ऐसे चैन से नहीं बैठोगे, आप एकदम उतावले हो जाएंगे कि माय गॉड, अभी तक मैंने ये शक्ति को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। और जब शुरू करोगे तब आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। जो मेरे जीवन में हो रहा है आजकल, मैं जो भी कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, जो मेरे जीवन में हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मैंने मेरे अर्ध जागृत मन की शक्तियों को पहचान लिया है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने देख लिया आपके अंदर कितनी सारी शक्तियाँ पड़ी हुई है। इस शक्तियों को आप अपने गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक बात याद रखना, इस शक्ति के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है और ये कंडीशन है यूज़ इट और लूज़ इट। यानी कि अगर आप इस शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप गंवा दोगे, चाहे वो मसल पावर हो या माइंड पावर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपका हाथ 2 महीना तक प्लास्टर में रखा है, फ्रैक्चर हुआ था, 2 महीने के बाद आप प्लास्टर से हाथ निकालोगे, आप हाथ को बेंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स ने 2 महीना तक काम नहीं किया है, उनका सब पावर चला गया है। बिल्कुल वैसा ही हमारे माइंड पावर के लिए है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे जिसमें आपका माइंड का इस्तेमाल नहीं होगा तो आपका माइंड पावर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए सही मायने में आदमी को कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। जब तक जीते हैं तब तक ऐसे काम करने चाहिए कि उनका माइंड पावर और मसल पावर हमेशा यूज़ में रहे, यानी कि चलता रहे। अब मान लीजिए कि आपको आपके मसल पावर को डेवलप करना है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने शरीर को अच्छा सा पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और अपने मसल की एक्सरसाइज करवाते हैं, वर्जिश करते हैं। इसकी वजह से आपके मसल पावर डेवलप होते हैं। मान लीजिए आपको माइंड पावर डेवलप करना है तो आप क्या करोगे? वही प्रिंसिपल वहाँ पे होता है। आप मन के लिए अच्छा सा पोषण दीजिए और मन का व्यायाम कीजिए। आपको लगेगा ये मन का पोषण क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। मन का पोषण है सकारात्मक विचार, सकारात्मक वाणी, सकारात्मक वाचन। और मन का व्यायाम कौन सा है? रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। आप ये दोनों करते रहोगे तो आपका माइंड पावर भी डेवलप होगा। अब हम देखेंगे कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन में क्या फ़र्क है। जागृत मन के पास 10% पावर है, 90% पावर अर्ध जागृत मन के पास है।
जैसे आइसबर्ग रहता है, उसका 10% ऊपर दिखता है, 90% नीचे रहता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग ये हमारा जागृत मन है, और एक्चुअली आइसबर्ग ये जो 90% है वो हमारा अर्ध जागृत मन है। जागृत मन के पास जो शक्ति है उसको मैं लौकिक शक्तियाँ बोलता हूँ, यानी कि ह्यूमन पावर, जबकि अर्ध जागृत मन की शक्तियाँ है उसको मैं अलौकिक शक्तियाँ यानी कि डिवाइन पावर बोलता हूँ। जागृत मन जागृत अवस्था में ही काम करता है। जब हम रात को सो जाते हैं या कोमा में रहते हैं तब जागृत मन काम नहीं करता, मगर अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता रहता है। जागृत मन इसमें मालिक है और अर्ध जागृत मन सेवक है। आपको अजीब लगेगा 10% वाला बॉस और 90% वाला सर्वेंट। जी हाँ, हमारा 10% पावर वाला कॉन्शियस माइंड बॉस है और 90% पावर वाला अर्ध जागृत मन सर्वेंट है। यानी कि बॉस ने जो भी हुक्म किया वो 90% पावर वाला सर्वेंट वो काम करके ही दिखाएगा। इसीलिए हमें जो भी काम करना है वो हमें जागृत मन से डिसाइड करना है और बाद में अर्ध जागृत मन को ऑर्डर करना है। आपको जब प्लानिंग करना है तो प्लानिंग के लिए आप जरूर अर्ध जागृत मन का इस्तेमाल कीजिए, जिसको मैं डिवाइन प्लानिंग बोलता हूँ। और एक बार प्लानिंग हो जाने के बाद एक्शन लेने की बात आए तब आप जागृत मन से एक्शन लीजिए। जागृत मन को पृथक्करणात्मक मन कहते हैं, यानी कि एनालिटिकल माइंड कहते हैं, जबकि अर्ध जागृत मन को क्रिएटिव माइंड कहते हैं, यानी कि सृजनात्मक मन है। जागृत मन को स्थल और समय की मर्यादा है, जबकि अर्ध जागृत मन को ऐसी कोई भी मर्यादा नहीं है। रेकी उसका एग्जाम्पल है। आप यहाँ बैठे बैठे रेकी देंगे, अमेरिका में कोई अच्छा हो जाएगा। आज रेकी देंगे, 1 महीने के बाद उसकी इफेक्ट आ सकती है। यानी कि समय और स्थल की मर्यादा अर्ध जागृत मन को रोक नहीं सकती। जागृत मन को तालीम दी जा सकती है। हम स्कूल और कॉलेज में जो तालीम लेते हैं वो जागृत मन की तालीम है, मगर अर्ध जागृत मन को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्ध जागृत मन एक भगवान का ही अंश है। उसको क्या तालीम दे सकते हैं हम? जो भी हमें ट्रेनिंग लेनी है वो हमें जागृत मन को ही देनी है। और ये ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन है कि जिससे हम ये सीखें कि अर्ध जागृत मन का इस्तेमाल हम कैसे किया जाए। वैसे हमने ऐसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम 2 दिन तक जागृत मन को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप जागृत मन से अर्ध जागृत मन का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें, जिसको हम अड़िया माइंड पावर वर्कशॉप कहते हैं। जागृत मन कोई भी काम करने के पहले सोचता है। अर्ध जागृत मन के पास सोचने की ताकत नहीं है, इसलिए वो सोच नहीं सकता है। जागृत मन तर्क कर सकता है, अर्ध जागृत मन तर्क नहीं कर सकता है। जागृत मन के पास विवेक बुद्धि नामक एक छलनी है। ये छलनी का काम क्या है? जितने भी ऑर्डर जागृत मन से अर्ध जागृत मन तक जाते हैं उसको वहाँ पे रोकना, उसको चेक करना, और अगर गलत प्रोग्राम है, गलत ऑर्डर है तो उसको वहीं पे रोक देना, आगे तक मत जाने देना। अगर वहाँ जाने दिया तो अर्ध जागृत मन उसके ऊपर एक्शन लेगा और आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम खड़ा करेगा। इसीलिए हमें यह देखना है कि एक भी नेगेटिव कमांड हम अर्ध जागृत मन के पास नहीं जाने दें। जागृत मन के पास जो पावर है उसको मैं लिमिटेड पावर बोलता हूँ, जबकि अर्ध जागृत मन के पास इतने सारे पावर्स है कि जिसको हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड पावर है। वैसे एक अमेरिकन किताब है जिसका नाम अनलिमिटेड पावर है, और ये अनलिमिटेड पावर नाम की किताब एंथनी रॉबिन्स ने लिखी है, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही है। आपको ध्येय तय करना है तो आप जागृत मन से करिए, मगर प्राप्त करने के लिए आपको अर्ध जागृत मन का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब पावर अपने अर्ध जागृत मन के पास है। जागृत मन हमारा अलादीन है और अर्ध जागृत मन उसका जीनी है। हमने बचपन में कहानी सुनी है अलादीन के जादुई चिराग की। उसमें अलादीन था, वो हमारा जागृत मन है, और अर्ध जागृत मन उसमें से जीन है। हमें यह सीखना है कि ये जीन जो उसके अंदर सोया हुआ है, जो सुसुप्त है, उसको कैसे उठाया जाए, उसको कैसे काम पे लगाया जाए और उसको कैसे ऑर्डर किया जाए। अगर आप ये सब सीख लोगे तो आप भी अलादीन के जैसे आपकी हर इच्छाएं पूरी कर सकोगे। ये सब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क के जैसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए टेलीपैथी पॉसिबल है। हमको मालूम है कि हम टेलीपैथी कर सकते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन, उसका दूसरा नाम है आत्मा। यानी कि हमारा एक आत्मा का नेटवर्क बना हुआ है, और जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर सर्वर रहता है, वैसे हमारे ऊपर भी एक सर्वर है जिनका नाम है परमात्मा। अगर आत्मा और परमात्मा को कंप्यूटर के माध्यम से समझाना है तो ऐसे हम समझा सकते हैं। अर्ध जागृत मन कहाँ पे रहता है? वैसे मन ये कोई पदार्थ का नाम नहीं है जिसको आप देख सके।
मन एक शक्ति का केंद्र है, धरतीकंप की भाषा में बोला जाए तो एपिसेंटर है। और ये एपिसेंटर यानी कि शक्ति का केंद्र जागृत मन का यहाँ पे रहता है, कॉन्शियस माइंड जो है वो यहाँ पे रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, जबकि अर्ध जागृत मन यहाँ पे रहता है, पेट में रहता है। हमारे पेट में एक मगज रहता है जिसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, वहाँ पे ये अर्ध जागृत मन है जो आप पर्दे पे देख रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, नाभि चक्र बोलते हैं, ऊर्जा चक्र बोलते हैं, सूर्य चक्र बोलते हैं। ये जो सभी नाम है वो सभी सबकॉन्शियस माइंड के सेंटर के नाम है। और ये जागृत मन और अर्ध जागृत मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक माध्यम से, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में वेगस नर्व बोलते हैं। यानी कि जागृत मन का सेंटर यहाँ पे रहता है, अर्ध जागृत मन का सेंटर पेट में रहता है। अब हम ये देखेंगे कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन के और कौन से नाम हैं, क्योंकि आप और कोई किताबें पढ़ोगे तो आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये कौन से नाम हैं। तो हम ये देखेंगे जागृत मन के नाम कौन से हैं और अर्ध जागृत मन के नाम कौन से हैं। जागृत मन को तार्किक मन कहते हैं, अर्ध जागृत मन को बिन तार्किक मन कहते हैं। जागृत मन को एनालिटिकल माइंड कहते हैं, अर्ध जागृत मन को क्रिएटिव माइंड यानी कि सृजनात्मक मन कहते हैं। जागृत मन को बाया दिमाग कहते हैं, अर्ध जागृत मन को दायां दिमाग कहते हैं। जागृत मन को बाह्य मन कहते हैं, अर्ध जागृत मन को आंतर मन कहते हैं। जागृत मन को ज्ञात मन कहते हैं और इसको अज्ञात मन कहते हैं, यानी कि अलग अलग इसके नाम दिए गए हुए हैं। और एक नाम है हमारे अर्ध जागृत मन का आत्मचेतना। आत्मचेतना हमारे धर्मों में नाम दिया गया है अर्ध जागृत मन को। नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है लॉ ऑफ सक्सेस। लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा है कि जब एक साथ सब आत्मचेतना मिलती है तब वो समूह चेतना बनती है, जिसको उन्होंने मास्टरमाइंड कहा है। और ये समूह चेतना विश्व चेतना से शक्ति और मार्गदर्शन लेके सब इंडिविजुअल को देती है, यानी कि आत्मचेतना को देती है। इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, पटेल सोशल ग्रुप, जैन सोशल ग्रुप, ये सब मास्टरमाइंड के एग्जाम्पल हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा मन काम कैसे करता है। मैंने जैसे बताया, मन कोई पदार्थ का नाम नहीं है, यह तो एक शक्ति का नाम है। और शक्ति यानी कि जैसे बिजली शक्ति है, वैसे ही यह मन एक शक्ति है। और ये शक्ति बहती रहती है, हमारे शरीर के अंदर बहती रहती है, जैसे बिजली बहती है ऐसा ही। और यह शक्ति को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक साधन रहता है जिसको ईईजी मशीन बोलते हैं। और ये ईईजी मशीन से हमारे शरीर में जो बिजली बहती है उसको हम नाप सकते हैं। और ये बिजली कितनी स्पीड से बहती है उसके हिसाब से हमारे शरीर की 4 अवस्था तय की गई है। उसकी पहली अवस्था है जिसको हम जागृत अवस्था बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बीटा लेवल बोलते हैं। ये बीटा लेवल पे हमारे शरीर में जो बिजली का करंट बहता है, यानी कि हमारा मन की जो स्पीड है वो 14 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा और 35 से कम, यानी कि 14 से 35 की संख्या में बहती रहती है। ये बीच की रेंज में बहती रहती है, यानी कि बहुत स्पीड पे चलती है। जब हम रात को सो जाते हैं यानी कि अजागरूक होते हैं, तब ये स्पीड बहुत कम हो जाती है, जब उसका साइकिल होता है 4 to 7 साइकिल पर सेकंड, यानी कि 4 से ज़्यादा और 7 से कम पर सेकंड ये रहता है। ये जागृत और अजागृत के बीच में एक और लेवल है जिसको अर्ध जागृत लेवल बोलते हैं, इंग्लिश में उसे अल्फा लेवल बोलते हैं। ये अल्फा लेवल में क्या होता है कि जागृत मन से कम और अजागृत मन से ज़्यादा इसकी स्पीड रहती है, दोनों के बीच की स्पीड रहती है। और एक लेवल रहता है जब हम बेहोश होते हैं, जब अनकॉन्शियस रहते हैं, उसको डेल्टा लेवल बोलते हैं। तब हमारे शरीर में जो ये बिजली का करंट है ये बहुत कम हो जाता है और 1 to 4 साइकिल्स पर सेकंड होता है। ऐसे हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं रहती है, जिसको हम बीटा अवस्था, अल्फा अवस्था, थीटा अवस्था एंड डेल्टा अवस्था बोलते हैं। और जिस तरह से हमारा बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है वैसा ही हमारे शरीर में बिजली का करंट बहता है, यानी कि मन की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसको मेज़र करते हैं हम साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि हर 2 सेकंड के बीच में कितनी बार ये बिजली का करंट अप एंड डाउन करता है, कितने वेव्स आते हैं। ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें जो ये ब्लू के अंदर है जो अल्फ़ा लेवल, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल पे अगर हम जाके कुछ काम करें तब हमारे जीवन में हम पावर यूज़ कर सकते हैं। ये लेवल ऐसा है कि जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और हम जो उसको ऑर्डर देना चाहते हैं वो ऑर्डर को ले लेता है। और एक बार अर्ध जागृत मन के पास ये ऑर्डर चला गया, फिर हमारे जीवन में एक शुरुआत होती है, नई शुरुआत होती है। जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं,
वो सब कुछ ये लेवल पे होता है, जिसको हम अल्फ़ा लेवल बोलते हैं। ये अल्फ़ा लेवल में से हम दिन में से 2 बार पास होते हैं। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे उठते हैं, यानी कि अजागृत में से पहले हम अर्ध जागृत बनते हैं और फिर जागृत बनते हैं। रात को सोते हैं तब उल्टा शुरू होता है, जागृत में से पहले हम अर्ध जागृत बनते हैं और फिर अजागृत बनते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिकल करंट, धीरे धीरे स्लो होता है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। दिन में 2 बार हम अल्फ़ा लेवल से पास होते हैं। ये अर्ध जागृत मन के बारे में मैं इतना क्यों समझाता हूँ? मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये अर्ध जागृत मन का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत अगत्य का लेवल है। क्योंकि हम अर्ध जागृत मन को जो ऑर्डर करना चाहेंगे, वो ये लेवल पे जाके अगर करेंगे तो अर्ध जागृत मन हमारा ऑर्डर ले लेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। यानी कि ये लेवल पे अर्ध जागृत मन हमारा ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ। और एक बात है कि ये लेवल पे हमारा हीलिंग पावर मैक्सिमम रहता है। हमारे जो हीलिंग करना है, वो हमारे जो साधु संत जंगल में जाके तप करते थे, हमने देखा है कि स्वामीनारायण भगवान जाके तप करते थे। काफ़ी हमारे साधु संत जाके तप करते थे, हिमालय में जाके 6-6 महीना बैठ जाते थे। वो क्या करते थे? वो ये अल्फ़ा लेवल पे जाके बैठते थे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अल्फ़ा लेवल पे रहोगे, उतना आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, आपका अपने अर्ध जागृत मन के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा कंट्रोल बढ़ेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अर्ध जागृत मन की शक्तियों को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए, हमारे धर्म के अंदर कोई भी प्रार्थना के लिए समय निश्चित किया गया है, सुबह में या शाम को। कोई भी रिलीजन हो, ये समय निश्चित किया है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रार्थना रहती है वो हमारे अर्ध जागृत मन के लिए ऑर्डर रहते हैं। और अगर हम अल्फ़ा लेवल में ये ऑर्डर करें, यानी कि प्रेयर करें या मंत्र बोले, तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होता है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए कोई भी प्रेयर या मंत्र बोलने की हमें ये सलाह दी जाती है कि सुबह या शाम को ये करिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं ये अल्फ़ा लेवल को समझने का और अल्फ़ा लेवल में जाने का और अल्फ़ा लेवल में जाके कुछ ऑर्डर करने का। मन का एक और सिद्धांत है कि जब जागृत अवस्था में रहते हैं तब जागृत मन बहुत काम करता है, जैसे ऊंचक नीचक का सिद्धांत रहता है। और अर्ध जागृत मन शांत होता है, ये जागृत अवस्था में होता है। जब रात को सो जाते हैं तब क्या होता है कि जागृत मन एकदम साइलेंट हो जाता है, कम काम करता है, जबकि अर्ध जागृत मन एक्टिवेट होता है, ज़्यादा काम करना शुरू करता है। ये दोनों अवस्थाएं ऐसी है जिसमें जागृत और अर्ध जागृत मन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, अच्छी तरह बात नहीं कर सकता है। अगर दोनों को अच्छी तरह बात करवानी है तो बीच के लेवल पे आना चाहिए, यानी कि अर्ध जागृत लेवल पे आना चाहिए, जिसको हम अल्फ़ा अवस्था बोलते हैं। जब हम अल्फ़ा अवस्था में रहते हैं तब अर्ध जागृत और जागृत मन ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है, अर्ध जागृत मन से काम करवाना है, तो ये लेवल क्या है समझ लीजिए और ये लेवल में जाने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा ये लेवल के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी सिद्धियाँ बढ़ती जाएगी। यानी कि हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति अल्फ़ा लेवल पे है और ये अल्फ़ा लेवल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अल्फ़ा लेवल में हम कैसे जा सकते हैं? अल्फ़ा लेवल में जाने के 2 तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुदरती रूप से हम सुबह शाम अल्फ़ा में से पास होते हैं। जब सुबह उठते हैं तब हम अल्फ़ा में से पास होते हैं और रात को जब सोने को जाते हैं तब हम अल्फ़ा में से पास होते हैं। मगर दूसरा एक तरीका है कि हम जब हमारी इच्छा हो तब वॉलंटरली जा सकते हैं। और वॉलंटरली अगर जाना है अल्फ़ा में तो उसके जो काफ़ी तरीके हैं उसमें सबसे अच्छा और पहला तरीका है रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम अल्फ़ा लेवल में इजी से जा सकते हैं। यानी कि आप अगर रिलैक्सेशन क्या है और कैसे करना है वो सीख लेंगे तो आपके लिए अल्फ़ा लेवल में जाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन करते हैं हम कैसे? रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना है? कुर्सी में बैठना है, हाथ अपने पाँव के ऊपर रखना है, आंखें बंद करनी है और शरीर को ढीले छोड़ते जाना है और हमारे विचारों को हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट के ऊपर हमें केंद्रित करना है। ऐसा करने से हमारा शरीर ढीला होता जाएगा, हमारे मन की शांति शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारे माइंड से जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी निकलती है वो स्पीड कम हो जाएगी, हम अल्फ़ा लेवल पे चले जाएंगे। हमारी जो रिलैक्सेशन की कैसेट और सीडी है वो आपको अल्फ़ा लेवल में लेके जाने के लिए मदद करेगी। आप ये कैसेट या सीडी शुरू कर दोगे और कुर्सी में बैठ जाओगे
और उसमें जो आवाज़ आती है वो आवाज़ को फॉलो करोगे तो आपको वो सीडी या कैसेट अल्फ़ा लेवल पे लेके जाएगी और जैसे ही 20 मिनट का रिलैक्सेशन ख़त्म होगा आपको उठा भी देगी। ऐसे रिलैक्सेशन करके हम जब चाहे तब अल्फ़ा लेवल पे जा सकते हैं। अलादीन की जो स्टोरी है उसमें ऐसा कहा गया है कि अलादीन जब चिराग घिसता था उसमें से जीन बाहर आता था। ये स्टोरी में जो बात थी वो रिलैक्सेशन की बात थी। अलादीन एक्चुअली फिजिकली वो चिराग नहीं घिसता था, वो अल्फ़ा में बैठता था, रिलैक्सेशन करता था और ऐसे करने से चिराग में से जीन बाहर आता था, यानी कि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता था। हम भी यही कर सकते हैं। हमारे जीन को एक्टिवेट करने के लिए हमें बार बार रिलैक्सेशन में बैठना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है और उससे काम लेना है। ऐसे जब बाहर निकलेगा तब हम उससे काम ले सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये हमारा माइंड है वो कंप्यूटर जैसा है, इट्स ए सुपर कंप्यूटर, आधुनिक एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रोग्राम्स चाहिए। और आपको मालूम है कि जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है और प्रोग्राम्स के दो तरीके हैं, रेडीमेड प्रोग्राम ला के यूज़ करिए या खुद का प्रोग्रामिंग करिए। आप क्या पसंद करोगे, रेडीमेड प्रोग्राम या खुद का प्रोग्रामिंग? खुद का प्रोग्रामिंग, वेरी गुड। रेडीमेड प्रोग्राम यानी क्या? मान लो आपके जीवन में कुछ समस्या है तो आप क्या करोगे? ज्योतिष के पास जाओगे, ज्योतिष आपकी कुंडली देख के बोलेगा आपको शनि की पनौती है और आपको शनि के बारे में कुछ क्रिया करने के लिए बोलेंगे और शनि की क्रिया करने के बाद आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आप सुखी हो जाओगे। ये हुआ रेडीमेड प्रोग्राम। आप शनि का नंग पहनोगे, मंगल का नंग पहनोगे, मंत्रा हुआ तावीज पहनोगे, ये सब क्या है? ये सब रेडीमेड प्रोग्राम है। मगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप खुद का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो रेडीमेड प्रोग्राम के पीछे मत भागिए, क्योंकि रेडीमेड प्रोग्राम की कीमत चुकानी पड़ती है और उसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। उससे बेस्ट है कि आप अपना प्रोग्रामिंग करिए जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है और आपको मालूम है कि आपने जो प्रोग्रामिंग किया है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं तो आपको सलाह देता हूँ कि मेहरबानी करके खुद का प्रोग्रामिंग कीजिए। अब हम ये बात करेंगे कि अपना खुद का प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे। ये प्रोग्रामिंग के 8 स्टेप है। यहाँ पे ये स्टेप नंबर लिखा हुआ है। पहला स्टेप ये है कि एक बड़ा संकल्प करिए। आप ऐसा संकल्प करिए कि अगर मेरे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान बन के नहीं जीना है और ऑर्डिनरी इंसान बन के इस दुनिया से विदा नहीं होना है। मुझे मेरी शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे समाज के लिए इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा एक संकल्प करिए। यह आपका प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है वो डिसाइड करिए, यानी कि आपका गोल डिसाइड करिए। आपका जीवन का नक्शा बनाइए, गोल चार्ट बनाइए। आपको जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, क्या बनना है और जीवन कैसे जीना है, ये सब कुछ आप डिसाइड करके पेपर पे लिख दीजिए। ये हुआ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, आपका ध्येय अवश्य प्राप्त होगा ही, ऐसा मानना शुरू करिए। ये मान्यता, बिलीफ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। हमारी अंदर की दुनिया यानी हमारे विचार और हमारी मान्यता। जितने हमारे विचार पॉजिटिव रहेंगे, जितनी अच्छी हमारी मान्यता रहेगी, उतना ही हमारा जीवन धन्य होगा। देखिए मान्यता हमारे जीवन में कैसा असर करती है। आप देखिए पर्दे के ऊपर, इस आदमी की मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काटने से क्या होता है? अपशुकन होता है। रियल में होता है ऐसा? नहीं होता है। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी होती है या नहीं होती है? होती है। ये सही मान्यता है या गलत है? गलत है। ओके, दूसरी मान्यता देख लीजिए। इस आदमी की मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काटने से शगुन होता है। ये मान्यता सही है, गलत है? ये भी गलत है। नहीं, मैं कहता हूँ दोनों मान्यता सही है। मान्यता क्या है? कोई भी विचार को जब हम सत्य मान के स्वीकार लेते हैं तब वो हमारी मान्यता बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मान्यता सही या गलत हो ही नहीं सकती। वो सही होगी, कम से कम उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए तो वो सही है। मान्यता सही या गलत हो ही नहीं सकती। मान्यता सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है। इंग्लिश में बोलते हैं एम्पावरिंग बिलीफ एंड डिसएम्पावरिंग बिलीफ। एम्पावरिंग बिलीफ यानी ऐसी मान्यता जो आपको जीवन को आगे लेके जाए, आपका जीवन को ऊपर उठाए, जिसको बोलते हैं एम्पावरिंग बिलीफ। डिसएम्पावरिंग बिलीफ यानी ऐसी मान्यता जो आपके जीवन को नीचे लेके जाए, आपको दुख में लेके जाए, आपको निष्फल बनाए। 2 ही टाइप की बिलीफ रहती है। हमें क्या करना है? हमें हमारी सब मान्यता को चकासना है
और ये देखना है कि हमारे जीवन में जो भी मान्यता है उसमें से कितनी डिसएम्पावरिंग है और कितनी एम्पावरिंग है। जितनी डिसएम्पावरिंग बिलीफ है उसको हमें बदलना है और उसको पॉजिटिव बनाना है, एम्पावरिंग बनाना है। ऐसा करने से हमारा जीवन में प्रगति शुरू हो जाती है। वैसे मान्यता बनती कैसे है? मान्यता ऐसे बनती है कि मान लो आपके माइंड में कोई एक विचार आ गया, किसी ने बोल दिया कि देखना बिल्ली रास्ता काटे तो ज़रा संभाल लेना, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटने से हमारा काम बिगड़ता है। और मान लो आगे जाके कभी एक दिन ऐसा हुआ कि आप घर से कुछ अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं और बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, तो आप क्या सोचोगे? उस आदमी ने जो आपको बात की है उसके बारे में सोचोगे, अरे ये बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा, उस आदमी ने बोला था बिल्ली रास्ता काटने से नुकसान होता है। आप रास्ते में चलते चलते यही डर के मारे चलते जाओगे कि अब मेरा नुकसान होगा, अब मेरा नुकसान होगा। और आप जो सोच रहे हैं वैसे ही बनाव दुनिया में बनते हैं। यानी कि आप जो काम के लिए निकले हैं वो काम बिगड़ जाएगा और आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि नहीं, ये बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए मेरा काम बिगड़ा है। फिर दूसरी बार कभी ऐसा होगा, फिर आप क्या करोगे? जब भी बिल्ली रास्ता काटेगी आपके दिमाग में वही बातें चलती रहेगी कि लास्ट टाइम मेरा नुकसान हुआ था, ये टाइम भी नुकसान हो जाएगा। दीपक चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी बात की है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट इट हैपन्स। फिर से बोलता हूँ, व्हाट यू एक्सपेक्ट इट हैपन्स। यानी कि अगर आप सही एक्सपेक्ट करोगे, सही चीज़ के जीवन में आशा रखोगे तो सही होगा, आप गलत चीज़ की आशा रखोगे तो गलत होगा। यानी कि आप ऐसा सोचोगे कि बिल्ली रास्ता काटने से बुरा होगा तो आपका बुरा होता है, अगर ऐसा सोचोगे कि सही होगा तो सही होता है। इसीलिए यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट। वैसे मान्यता हमारे जीवन में घर कर लेती है और एक बार अपने जीवन में ये घर कर गई, बाद में उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखिए कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं हो जो आपके जीवन को निष्फल बनाए और या सफल बनने में बाधा डाले। तो आपको ये मान्यता उत्पन्न करनी है कि आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो लक्ष्य तय किया है, वो लक्ष्य के पास आप जरूर पहुंचेंगे। ऐसा अपने आप को मानना शुरू कर दीजिए। सेल्फ टॉक करिए कि मैं बिल्कुल कामयाब हूँगा, मैंने जो भी सोचा है वो होगा होगा होगा। हम जैसे डिक्शनरी रखते हैं ऐसे भगवान भी डिक्शनरी रखने लगे। आपने किसी ने भगवान की डिक्शनरी देखी है? नहीं देखी है ना? मैंने देखी है। एक बार भगवान मुझे आके दिखा के गए थे और मुझे भगवान की डिक्शनरी देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि भगवान के डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक ही शब्द लिखा हुआ है। क्या वर्ड है मालूम है? क्या बोलते हैं इसको? तथास्तु। तथास्तु का मतलब ग्रांटेड, तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी कर दूंगा। तथास्तु का मतलब क्या होता है? ग्रांटेड। हम जो भी सोचते हैं, जो भी मान्यता रखते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, उसके ऊपर से भगवान सिर्फ यही बोलते हैं तथास्तु, यानी कि ग्रांटेड। मान लो आप ऐसा बोलेंगे मेरा भाग्य उज्जवल है, ऊपर से भगवान क्या बोलेंगे? ग्रांटेड, तथास्तु। मान लो आप बोलेंगे मेरा भविष्य अंधकारमय है, ऊपर से भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। ये बहन जी ऐसा सोच रही है मेरा जीवन सुंदर है, भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। ये बहन जी बोल रही है कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। भगवान सिर्फ ऊपर से तथास्तु ही करते रहते हैं। हमें डिसाइड करना है हमें कहाँ पे तथास्तु चाहिए। हम गलती कहाँ पे करते हैं? गलत जगह पे तथास्तु करवा देते हैं। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग करके, नेगेटिव शब्द यूज़ करके हम तथास्तु करवा देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरा कुछ दुर्भाग्य है, मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे इसीलिए ये हुआ था, मैंने भगवान का कुछ बिगाड़ा है इसलिए ऐसा हुआ है। कभी कभी भगवान से बातें करते हैं, ये भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे क्यों इतने दुख दिए। हम भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सिर्फ अपना ही बिगाड़ सकते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? गलत सोच के, गलत शब्द इस्तेमाल करके। क्योंकि हमारी हर सोच के ऊपर, हर मान्यता के ऊपर, हर शब्द के ऊपर तथास्तु होता है। देखिए मैंने तथास्तु का पोस्टर बनाया हुआ है, ये लोगों को नेगेटिव में से पॉजिटिव बनाने के लिए है। ये बहन जी बोल रही है कोई मेरी कदर ही नहीं करता है, भगवान बोलते हैं तथास्तु। ये बहन जी बोलती है मेरी कदर हमेशा होती रहती है, भगवान बोलते हैं तथास्तु। नीचे लिखा है नक्की कीजिए आपको किस पे चाहिए तथास्तु, पहले पे या दूसरे पे। हम गलती करते हैं, कहाँ पे नक्की करना है, कहाँ पे हमें तथास्तु चाहिए, उसके ऊपर हम गलती करते हैं। हमेशा हकारात्मक सोचते रहिए, हमेशा एम्पावरिंग बिलीफ को ही एनकरेज कीजिए और हमेशा ऐसे ही शब्द बोलिए जो आपके जीवन को आगे लेके जाए। अब है चौथा स्टेप, अपना जो गोल है उसको अपनी हकारात्मक भावनाओं के साथ, सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ दीजिए।
जैसे मीराबाई का गोल कृष्ण भगवान था, तो जैसे कृष्ण भगवान की याद आती थी मीराबाई भाव विभोर हो जाती थी, उनके हार्ट बीट बढ़ जाते थे, उनकी पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते थे। वैसा ही आप कर दीजिए। इस जेंटलमैन का गोल है फरारी कार। जब भी वो फरारी कार को देखता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उनकी हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती है। वैसे ही आपके जीवन में जो भी गोल है वो जब याद आए या आपके सामने आ जाए तो आप पॉजिटिवली चार्ज होते जाइए, अपने आप को सकारात्मक इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, आपने एक बार इतना कर लिया, बाद में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और वो ये है कि आपका जो गोल है, आपका जो ध्येय है, उसको आप अर्ध जागृत मन तक पहुंचाइए। कैसे पहुंचाएंगे, कौन सी भाषा इस्तेमाल करोगे? सबसे अच्छी भाषा जो अर्ध जागृत मन समझता है वो है चित्र की भाषा। आपको उसे चित्र दिखाना है। कैसे चित्र दिखाओगे? एक हमारे पास ऊपर वाले ने पर्दा दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पे एक पर्दा दिया गया है, यहाँ पे हमें चित्र बनाना है, कल्पना चित्र, जिसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन